पाठ्यक्रम के पहले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यदि आपने वास्तव में प्रश्नों को देखा है और उन्हें हल करने का प्रयास किया है, तो उन्हें आप अब तक जो कुछ भी सीखा है उसके रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। अब तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग व एटॉमिक ऑर्बिटल की कुछ मूलभूत बातें और विभिन्न अणुओं की संरचनाएं सीखी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए ताकि हम आगे अच्छी तरह से बढ़ सकें। तो अब हम वास्तविक पाठ्यक्रम सामग्री की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम ऐसे प्रश्नों से जल्दी निजात पा सकते हैं। यहाँ पहला प्रश्न अणु में प्रत्येक परमाणु के हाइब्रिडाइजेशन की पहचान करने के बारे में बात करता है। यह प्रत्येक परमाणु के चारों ओर ज्यामिति की पहचान करने के बारे में भी बात करता है, और यहाँ आपको पहचानने के लिए कहा गया है कि कौन से ऑर्बिटल में लोन पेयर स्थित है। तो अब हम पहले अणु से शुरू करते हैं, जो यहाँ निकोटीन है और हमारे पास यहाँ पर है। यह कार्बन के साथ हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे डबल बॉन्डेड हैं। ठीक है, वे 3 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का गठन कर रहे हैं। अब तीसरा सिग्मा बॉन्ड वास्तव में दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन यह वही है। हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, जैसा कि हमने पहले ही देखा था। तो यह 3 सिग्मा और पाई बॉन्ड बना रहा है। तो यह sp2 हाइब्रिड है, इसीलिए ये सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्या यहाँ कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? इसका जवाब है हाँ। मेरे पास यहाँ 3 कार्बन है और यहाँ यह चौथा कार्बन है और फिर यह मिथाइल समूह। तो यहाँ ये सभी कार्बन जो हरे रंग के हैं वे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, क्योंकि वे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब यह सवाल उठता है कि यहाँ कौन सा अन्य तत्व वास्तव में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब इस अणु में 2 नाइट्रोजन हैं। इनमें से एक नाइट्रोजन यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बना रहा है और उसके पास एक लोन पेयर है, जबकि इस विशेष नाइट्रोजन के पास यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। जैसा कि आप इस विशेष नाइट्रोजन को देख सकते हैं, अन्य नाइट्रोजन जो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर बना रहा है, यह स्थिति 4 सिग्मा बॉन्ड होने के समान है। तो आप देख सकते हैं कि यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन हमें आसान तरीका नहीं अपनाना है। हर बार जब आप 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही हो। हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। मैं आगे ऐसे ही उदाहरण देने जा रहा हूं जहां ऐसा नहीं है, लेकिन अभी अगर आप वास्तव में इस नाइट्रोजन को देखते हैं, यह लोन पेयर उस नाइट्रोजन पर जुड़ा है। यह चारों ओर नहीं घूम सकता क्योंकि यह 2 अन्य sp3 हाइब्रिडाइज्ड परमाणुओं से जुड़ा है। जब ऐसा होता है तो आप अवश्य ही कह सकते हैं कि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि यह जो डबल बॉन्डेड है वास्तव में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अतः अब हमने अणु में प्रत्येक परमाणु के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया है। अब प्रश्न का दूसरा भाग प्रत्येक परमाणु के चारों ओर ज्यामिति की पहचान के बारे में बात करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड केंद्र ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। उनके पास 120 डिग्री बॉन्ड कोण होता है और उनके ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड है, जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होता है। वह बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। तो हमें इसकी ज्यामिति के बारे में पता है। ठीक है, अब हम उस ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं जिसमें लोन पेयर है। तो आइए sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन को देखें। अब इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। यह दिखाने के लिए कि यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स में से एक को हटाएं। ठीक है,
इसीलिए यह एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। और फिर हमने इन 3 p ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल्स में से एक को मिलाकर वास्तव में 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। तो सिद्धांत भी यही कहता है। तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के लिए लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में रहता है। यह वास्तव में आसान है। अब हम कठिन हिस्से में जाते हैं। अब हम डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं और यह पता लगाते हैं कि लोन पेयर कहां पर है। तो अब हम इसके बारे में पता लगाने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 1s2 2s2 2p3 है जो कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर जैसे कि हमने बात की कि हम इन इलेक्ट्रॉन में से एक को स्थानांतरित करके एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाते हैं और जब आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए s ऑर्बिटल्स में से एक और p ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल्स को मिलाना होगा। यदि आप इस विशेष नाइट्रोजन को देखते हैं तो यह 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब सिग्मा बॉन्ड आमतौर पर तब बनते हैं जब आपके पास उच्च s कैरेक्टर होता है क्योंकि इसमें बेहतर ओवरलैप होता है। तो s कैरेक्टर सिग्मा बॉन्ड को जन्म देता है। इसीलिए जब आपके पास ये 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो आप कह सकते हैं कि 2 ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। सवाल यह है कि क्या लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या क्या लोन पेयर वास्तव में p ऑर्बिटल में है जो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। यदि आप वास्तव में इस विशेष अणु को देखते हैं और यदि आप अणु की ज्यामिति को देखते हैं तो लोन पेयर ऐसा है कि यह अणु से दूर है। यह अणु के प्लेन की दिशा में है लेकिन यह अणु से दूर जा रहा है। इसीलिए यदि यह अणु है तो लोन पेयर अणु के प्लेन के बाहर की तरफ है। तो लोन पेयर भी वास्तव में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। 2 के साथ यह नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बनाता है और तीसरे का उपयोग लोन पेयर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है वह अन्य कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह यह कार्बन नाइट्रोजन ओवरलैप पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। तो यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है और कार्बन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। जबकि इस परमाणु को हाइब्रिडाइजेशन करना है तो यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए s ऑर्बिटल्स में से एक और p ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल लेगा। एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि लोन पेयर हमेशा p ऑर्बिटल में हो, यह जरूरी नहीं है। वास्तव में आपको अणुओं की ज्यामिति को देखना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके। अब इस विशेष उदाहरण को देखते हैं। यह डोपामाइन है। डोपामाइन महत्वपूर्ण अणु है जो वास्तव में हमें खुश करता है, इसीलिए यह खुशी प्रदान करने वाला अणु है जो हमारे पास है। और यदि आप प्रत्येक परमाणु के हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं तो पहले उस पर चलते हैं। ये सभी कार्बन डबल बॉन्डेड हैं जो बेंजीन रिंग का एक हिस्सा है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। वे 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड भी बना रहे हैं। ये अन्य 2 कार्बन और यह नाइट्रोजन, ये 3 परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं क्योंकि वे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। नाइट्रोजन फिर से 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर बना रहा है, इसीलिए यह 4 सिग्मा बॉन्ड के समान है। फिर से नाइट्रोजन का लोन पेयर उस नाइट्रोजन पर जुड़ा है, यह इसे बगल के कार्बन को नहीं दे सकता है, इसीलिए हम यह मान सकते हैं कि यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम यहाँ ऑक्सीजन को देखते हैं। यह मुश्किल हिस्सा है। यदि आप इस विशेष ऑक्सीजन को देखते हैं
तो ऐसा लग सकता है कि यह 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसमें 2 लोन पेयर हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हैं। यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो यह पानी के समान है। पानी में उस ऑक्सीजन पर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 1 लोन पेयर भी है, लेकिन पानी के मामले में इसे sp3 हाइब्रिडाइज किया गया। अब यहाँ मुश्किल हिस्सा है रेजोनेंस संरचना के बारे में सोचना। क्या लोन पेयर उस ऑक्सीजन पर बंधा हुआ है? यदि उत्तर हाँ है तो ठीक है, तो ये वास्तव में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन अगर यह नहीं है, यदि आप उस ऑक्सीजन से उस लोन पेयर को अगले परमाणु में स्थानांतरित कर सकते हैं और वास्तव में एक नई रेजोनेंस संरचना बना सकते हैं, तो उस लोन पेयर को एक ऑर्बिटल में रहना होगा जिसे अगले परमाणु पर ले जाया जा सकता है। जैसे कि अब हम इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हमारे पास 1s2 2s2 2p4 के रूप में ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने जा रहा हूं और वह है 1s2 2s1 कुछ इस तरह से। अब असली सवाल यह उठता है कि जब ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन करता है तो वह यह चाहता है कि लोन पेयर ऐसा हो कि उसे बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन में रखा जा सके, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से एक रेजोनेंस संरचना बनाना चाहते हैं जिसमें कि OH रिंग के अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, क्योंकि उस लोन पेयर को p ऑर्बिटल में होना चाहिए जो कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिससे कि इसे आसानी से रिंग में दिया जा सकता है। तो आपके पास 1s2 है। अब मैं 2s और 2p पर जा रहा हूं, लेकिन मैं s के 2 और p में से एक ऑर्बिटल को जोड़कर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूं और एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, इसीलिए यह p ऑर्बिटल में रहता है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। जब आपके पास ये 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं तो उनमें से एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर में से एक वास्तव में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। ठीक है, लेकिन सभी में यदि आप वास्तव में ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं तो यह sp3 की तरह नहीं है। भले ही ऑक्सीजन 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यह sp3 नहीं है, यह sp2 की तरह है। तो इसमें केवल सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या को याद नहीं करना है, बल्कि यह देखें कि क्या वह ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वास्तव में एक रेजोनेंस संरचना बना सकता है, क्योंकि याद रखें कि रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन एक समय में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जब वह रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अणु एक रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में मौजूद है। तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में मौजूद होने के लिए उस ऑक्सीजन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होना होगा। इसीलिए जब आप इस तरह के सवाल हल कर रहे हो तो सावधान रहें। अगला प्रश्न वास्तव में रेजोनेंस संरचनाओं और रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के बारे में बात करता है। तो अब हम कुछ अणुओं और उनके रेजोनेंस संरचनाओं को बनाने का प्रयास करते हैं। जब आप रेजोनेंस संरचनाओं को बनाने जा रहे हैं तो याद रखें कि आपको केवल पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या नकारात्मक चार्ज को स्थानांतरित करने की अनुमति है। इसीलिए इस मामले में मैं इस विशेष अणु की एक रेजोनेंस संरचना तैयार करने जा रहा हूं। जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ इस विशेष कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला है, लेकिन याद रखें जैसे ही यह ऑक्सीजन उस कार्बन पर लोन पेयर को स्थानांतरित करता है, विशेष कार्बन पहले से ही दूसरे कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना रहा है और यह इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी को स्वीकार नहीं कर सकता है। तो यह क्या करता है? यह
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ता है और अगले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो आपके पास यहाँ इस विशेष कार्बन पर एक नकारात्मक चार्ज है, ठीक है। अब हम इसे जारी रख सकते हैं। यह लोन पेयर अब कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच एक बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए अगर मैं 1, 2, 3, 4 में जाऊं तो लोन पेयर अब कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच जा सकता है, लेकिन कार्बन नंबर 3 पहले से ही इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी को स्वीकार करने के लिए एक डबल बॉन्ड बना रहा है। यह वास्तव में 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो इसे एक बॉन्ड तोड़ना होगा और यह पाई बॉन्ड को चुनता है। तो आपके पास यहाँ क्या है? मेरे पास यह रेजोनेंस संरचना है। मैं इसे फिर से यहाँ वापस रख सकता हूँ और मैं इस तरह के रोटेशन को जारी रख सकता हूँ। लेकिन जब हम रेजोनेंस संरचनाएं बनाते हैं तो कृपया याद रखें कि कार्बन सीधा इलेक्ट्रॉन को स्वीकार नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की एक नई जोड़ी को स्वीकार करने के लिए इसे पहले एक बॉन्ड को तोड़ना होगा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। फिर से आपके पास इस विशेष अणु के लिए रेजोनेंस संरचनाएं हैं। अब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है और इस वजह से कार्बन डबल बॉन्ड से अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को हिला सकता है। यह इस विशेष संरचना को जन्म देगा, सही है। मैं ऐसा करना जारी रख सकता हूँ। यह विशेष इलेक्ट्रॉन जोड़ी यहाँ जा सकती है और यह ऊपर जा सकती है और आप इस संरचना का निर्माण कर सकते हैं। आप फिर से लोन पेयर को वापस ला सकते हैं और रिवर्स दिशा में जा सकते हैं। इसीलिए जब आप नाइट्रोजन से शुरू करते हैं या मैं दूसरे छोर से इस ऑक्सीजन से शुरू कर सकता हूँ। मैं यहाँ फिर से इस अणु को बना रहा हूँ। तो यहाँ ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी है जिसे यहाँ स्थानांतरित किया जा सकता है और यह यहाँ जाता है, ठीक है। यह संभावनाओं में से एक संभावना है। फिर से मैं एक और संरचना तैयार कर सकता हूँ, जैसे कि यह यहाँ जा सकता है और यह ऊपर जाता है। इसीलिए मेरे पास यहाँ इस विशेष अणु के लिए सभी संभव रेजोनेंस संरचनाएं हैं। और जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि डबल बॉन्ड कहाँ है। क्या वे सभी रेजोनेंस संरचनाओं में मौजूद है या वे केवल कुछ रेजोनेंस संरचनाओं में मौजूद है? तो आपको एक आंशिक रेखा खींचनी होगी, ठीक है। आइए हम इस इमिडाज़ोल अणु को यहाँ बनाते हैं। इमिडाज़ोल में याद रखें कि मैं इस लोन पेयर को रिंग में दे सकता हूँ, जिससे इस नाइट्रोजन को सकारात्मक रूप से चार्ज किया जा सकता है। इसलिए हमेशा फॉर्मल चार्ज को रखना याद रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने अपने फॉर्मल चार्ज को नहीं भूलना है। इसका नतीजा यह होगा कि यह कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। मैं इसे आगे बढ़ाना जारी रख सकता हूँ। मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ और यह इलेक्ट्रॉन को यहाँ वापस ले जाएगा। इसीलिए यह विशेष संरचना बन जाएगी, ठीक है। तो आप कई अणुओं की रेजोनेंस संरचनाओं को बना सकते हैं। यहाँ आपके पास एक एनोलेट आयन है। आप इसे ऐसे बना सकते हैं कि कार्बन के लोन पेयर को कार्बोनिल समूह की ओर धकेला जा सके और आपके पास यह विशेष रेजोनेंस संरचना होगी, सही है। तो ये सब संभव है और आप आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें बना सकते हैं। अब हम जल्दी से रेजोनेंस हाइब्रिड को रिवाइज करते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं इस एनोलेट आयन के रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाना चाहता हूँ तो मुझे उन बॉन्ड की तलाश करनी चाहिए जो स्थिर हैं, जो अपना बॉन्ड नहीं बदलते हैं। यह सिग्मा बॉन्ड संरचना है जो कि सभी रेजोनेंस संरचनाओं में बदलती नहीं है। अब मैं वहां आंशिक रेखाएं खींचूंगा जहां केवल कुछ संरचनाओं में डबल बॉन्ड है और सभी संरचनाओं में डबल बॉन्ड नहीं है। तो कार्बन ऑक्सीजन
और दूसरी कार्बन कार्बन के बीच एक आंशिक रेखा है। आप अपने द्वारा दिए गए लोन पेयर को भी देख सकते हैं और आपने पार्शियल चार्ज दिया है, क्योंकि ऑक्सीजन पर केवल कुछ संरचनाओं में नकारात्मक चार्ज है और कुछ में नहीं है। जहां एक कार्बन पर पहली संरचना नकारात्मक चार्ज होता है लेकिन दूसरी संरचना में नहीं है, तो हम इन परमाणुओं पर डेल्टा नकारात्मक चार्ज देने वाले हैं। तो मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब हम इसे इस अणु के लिए बनाते हैं। यह एक बेंजीन की रिंग है, इसीलिए हमारे पास घुमाने के लिए बहुत सारे चार्ज हैं। अब इस विशेष अणु में याद रखें कि कार्बन जिसे बेंजीन की रिंग से जोड़ा जाता है उस पर सकारात्मक चार्ज होता है। यह एक कार्बोकैटायन है। इस मामले में हमें इलेक्ट्रॉन को रिंग से वापस कार्बन की ओर ले जाना होगा। ठीक है, हम यहाँ इन इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने जा रहे हैं। तुम्हें बस क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 जैसे ही कार्बन 1 और 2 के बीच के इलेक्ट्रॉन बाहरी कार्बन की तरफ जाने लगते हैं तो कार्बन नंबर 2 पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड टूट गया है, तो जिसके परिणाम स्वरूप इसे सकारात्मक चार्ज मिलता है। अब आगे, जब कार्बन नंबर 3 और 4 का डबल बॉन्ड चलता है तो यह कार्बन नंबर 2 और 3 पर आ जाता है। तो अब सिर्फ कार्बन नंबर 4 पर सकारात्मक चार्ज होगा। हमेशा यह सोचें कि कौन सा कार्बन है जिसने बॉन्ड खो दिया है। तो जब कार्बन संख्या 3 4 उस स्थिति से 2 3 तक चलता है तो वास्तव में 3 ने अपने बॉन्ड को सिर्फ स्थानांतरित किया है, लेकिन कार्बन नंबर 4 यहाँ पर वास्तव में है जिसने अपना बॉन्ड खो दिया है, जिससे इसे सकारात्मक चार्ज मिलता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं एक और संरचना को तैयार कर सकता हूँ और अब कार्बन नंबर 6 को सकारात्मक चार्ज मिलेगा। तो ये सभी संभव संरचनाएं हैं। मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर पहली संरचना में वापस जा सकता हूँ। एक बात देखिए, जो मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ वह यह है कि जब आप रेजोनेंस संरचनाओं को बना रहे हैं तो कृपया एक बार में 2 से अधिक रेखाएं न खींचें या एक बार में 2 से अधिक तीरों को न घुमाएं। इससे अत्यधिक भ्रम होता है, इसलिए एक बार में सिर्फ 2 कदम करना ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह आप एक रेजोनेंस संरचनाओं पर चूक नहीं करते हैं। इसीलिए विशेष रूप से जब हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होता है, यदि आप किसी विशेष संरचना को याद करते हैं तो आपका हाइब्रिड अधूरा दिखने वाला है। इसीलिए एक समय में केवल 2 तीरों को धकेलना बेहतर है और इससे अधिक नहीं। तो अब मैं इस विशेष परमाणु के हाइब्रिड को बनाना चाहता हूँ। अब मैं इस विशेष अणु का हाइब्रिड बना रहा हूँ और फिर हम देखें 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे बॉन्ड हैं जो वास्तव में नहीं बदलते हैं। कार्बन हाइड्रोजन को हमने यहाँ नहीं बनाया है। अब हम पाई बॉन्ड को देखते हैं। तो पाई बॉन्ड 1 और 6 के बीच में है। यह कुछ रेजोनेंस संरचनाओं में है और कुछ में नहीं है, तो यहाँ पर एक आंशिक लाइन होगी। इसी तरह से कार्बन 1 और 2 के बीच पाई बॉन्ड के लिए होगा। तो यह पहली संरचना में मौजूद है लेकिन यह दूसरी संरचना में अनुपस्थित है, तो यहाँ भी एक आंशिक लाइन होगी। इसी तरह से अगर आप कार्बन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड को देखें तो सभी जगह आंशिक रेखा होगी, जिसे मैंने इस नीले रंग के साथ दिखाया है। इसीलिए सिस्टम वास्तव में कंजुगेशन में है, मतलब डबल बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड में आपस में इस तरह से बदलते रहते हैं कि सभी पर एक समय में आंशिक रूप से उपस्थित होंगे। अब हम सकारात्मक आवेशों को देखते हैं। तो पहली रेजोनेंस संरचना में बेंजीन रिंग के बाहर मौजूद कार्बन पर सकारात्मक चार्ज है, जबकि दूसरे में चार्ज दूसरी कार्बन पर चलता है।
तीसरे में है चौथे कार्बन पर है और फिर यह छठे कार्बन पर जाता है। तो यह है कि यह चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। इसीलिए जब मैं एक आंशिक सकारात्मक चार्ज देना चाहता हूं तो मुझे उन कार्बन को देखना है जिन पर सकारात्मक चार्ज है। तो इस मामले में यहाँ इस CH2 पर डेल्टा सकारात्मक होगा, कार्बन संख्या 2, 4 और 6 पर डेल्टा सकारात्मक चार्ज होगा। तो ये सभी डेल्टा पॉजिटिव कार्बन हैं। यदि आप किसी भी रेजोनेंस संरचना को देखते हैं तो आपके पास तीसरे, पांचवें या पहले कार्बन पर सकारात्मक चार्ज नहीं है। इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड में भी हम उन कार्बन पर आंशिक सकारात्मक चार्ज नहीं डालना चाहते हैं। तो 1, 3 और 5 में चार्ज नहीं है। बाकी अणुओं का रेजोनेंस हाइब्रिड में आंशिक सकारात्मक होगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के प्रति समानता यह है कि आप कल्पना कर सकते हैं यह कुछ ऐसा है जो यहाँ मौजूद है, लेकिन रेजोनेंस संरचनाओं में स्वयं के रूप में मौजूद नहीं है। तो यह एक गैंडा रखने जैसा है। तो गैंडे का एक सींग है और उसके पास बहुत मोटी त्वचा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गैंडा ड्रैगन के संयोजन के समान होता है जिसकी त्वचा बहुत मोटी होती है, और यूनिकॉर्न होता है जिसमें एक सींग होता है। लेकिन यूनिकॉर्न और ड्रैगन दोनों ही तरह के फिनिक्स आंकड़े हैं और वे वास्तव में मौजूद नहीं हैं, लेकिन राइनो में दोनों का संयोजन मौजूद है। इसीलिए आप एक रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में सोचना चाहते हैं। यह वही है जो यह है और इन व्यक्तिगत रेजोनेंस संरचनाओं के रूप में नहीं है। तो आइए हम कुछ और उदाहरणों पर ध्यान देते हैं। यहाँ मेरे पास एक अमाइड है। इस अमाइड में नाइट्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन को रख सकता है और हम वास्तव में एक ओवरलैप कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन एक एकल बॉन्ड बनाते हैं। तो अमाइड बॉन्ड जो प्रकृति में मौजूद है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में बहुत अधिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस संरचना काफी स्थिर है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि प्रत्येक तत्व का ऑक्टेट वास्तव में पूर्ण है और कार्बन नाइट्रोजन ओवरलैप भी एक तरह से अधिक है। तो आपके पास यह है कि अमाइड इस विशेष रेजोनेंस संरचना में योगदानकर्ता का एक अच्छा रेजोनेंस योगदान दे रहा है और वास्तव में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक आंशिक डबल बॉन्ड विशेषता दिखा सकता है। अगला सवाल वास्तव में अणु के लुईस संरचनाओं को बनाने के बारे में बात करता है। इसीलिए मैं उनमें से कुछ करने वाला हूं। हमें पहला उदाहरण करना है H2SO4, जो कि बहुत ही आम खनिज एसिड है। इसीलिए जब हम H2SO4 को देखते हैं तो लुईस संरचनाओं को बनाते समय पहला कदम यह है कि हम इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या की गणना करते हैं। तो इस विशेष अणु के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2 है। 2 हाइड्रोजन के लिए है, सल्फर के लिए 6 और ऑक्सीजन के लिए 6, लेकिन मेरे पास 4 ऑक्सीजन हैं, इसीलिए 6 में 4 यानी 24। तो यह कुल मुझे 32 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन का अर्थ है मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं। इसीलिए अब जब मैं संरचना तैयार करता हूं तो मुझे 16 इलेक्ट्रॉन जोड़ों को अणु में भरना होगा। अब हमारे पास की संख्या है, तो हम आगे अणुओं का एक स्केलेटन बनाना चाहते हैं, जिसमें कि स्केलेटन के केंद्र पर अधिकतम बॉन्ड उपस्थित हो। इसीलिए हम सल्फर को बीच में लाना चाहते हैं, क्योंकि सल्फर वास्तव में अपने ऑक्टेट का विस्तार कर सकता है। और फिर मैं 2 ऑक्सीजन के साथ या 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं और इनमें से 2 अन्य ऑक्सीजन के मैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं। तो यह मेरा स्केलेटन है। यही कारण है कि हमने ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन के बॉन्ड को चुना,
क्योंकि मुझे पता है कि H2SO4 एक एसिड है और आपको एक प्रोटॉन की आवश्यकता है, इसीलिए इसे ऑक्सीजन के साथ संलग्न करने की आवश्यकता होती है ताकि एसिड बेस प्रतिक्रिया में इसे आसानी से हटाया जा सके। लेकिन ऐसा तब भी है जब आपके पास ऐसा नहीं था कि आप एक और संभव संरचना तैयार कर सकें, लेकिन यह वह है जिस पर मैं अभी काम करने वाला हूं। यह हमारी स्केलेटन संरचना है। अब अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं, जिनका मतलब हमने अब तक उपयोग किया है। हमें 10 और इलेक्ट्रॉन जोड़े का उपयोग करना होगा। दोनों हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी को पूरा किया है। यदि आप वास्तव में 2 ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं कि यह यहाँ और यहाँ है, तो जो इन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपनी वैलेंसी को भी संतुष्ट किया है। वे 2 बॉन्ड बना रहे हैं। फिर इन 2 अन्य ऑक्सीजन को हमें वास्तव में उनकी वैलेंसी में भरने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं उस बॉन्ड को बनाने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े देने वाला हूँ। ठीक है। अब क्या ऐसा है कि प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूरा हो गया है? जवाब अभी भी है नहीं, क्योंकि हमें अभी लोन पेयर रखने हैं। इसीलिए अभी जो मैंने उपयोग किया है वह 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब मुझे 2 और लगाने की जरूरत है, तो मैं उन्हें यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ डाल रहा हूँ। यह वास्तव में सभी तत्वों की वैलेंसी और ऑक्टेट नियम को संतुष्ट करता है। तो आपके पास यहाँ H2SO4 की संरचना यह है, सही है। तो हमने वास्तव में अणुओं का ध्यान रखा है, जैसे कि हमने सभी 16 इलेक्ट्रॉन जोड़े का उपयोग किया है और हमने अणुओं में प्रत्येक परमाणु के लिए ऑक्टेट भी पूरा किया है। तो यह H2SO4 की संरचना है। अब हम एक और यौगिक करते हैं जो NaN3 है या सोडियम अज़ाइड। सोडियम अज़ाइड का उपयोग बायोलैब में भी किया जाता है। तो आइए अब हम सोडियम अज़ाइड की लुईस संरचना को देखते हैं। इसीलिए जब भी हमारे पास एक आयनिक यौगिक होता है तो हम पहले इसे चार्ज देते हैं, इसीलिए यह Na पॉजिटिव और N3 नेगेटिव या एजाइड आयन है। इसीलिए अब हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम अज़ाइड आयन को देखें और उसकी संरचना का पता लगाएं। नाइट्रोजन में सबसे बाहरी शेल या वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस शेल की कुल इलेक्ट्रॉन संख्या 5 × 3 15 है। इसीलिए उस नकारात्मक चार्ज को याद रखें जिसे एक और इलेक्ट्रॉन के लिए जोड़ा जा सकता है। तो आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ों को जन्म देंगे। अब जब मैं एजाइड आयन बनाना चाहता हूं तो मैं इसे ऐसे देख सकता हूं कि नाइट्रोजन 3 प्रकार के हैं, कोई अन्य परमाणु नहीं है। इसीलिए इस कंकाल संरचना को बनाना बहुत आसान है। यह 3 नाइट्रोजन है, लेकिन यह वास्तव में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं। तो हम 2 और डालते हैं ताकि 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े हो जाएं। अब हम 5वां, 6वां, 7वां और 8वां भाग रख सकते हैं। तो मैं कंकाल संरचना को इस तरह से बना सकता हूं। इसीलिए हमने सभी 8 इलेक्ट्रॉन जोड़े का ध्यान रखा है। लेकिन अगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या है, याद रखें कि हमें हमेशा फॉर्मल चार्ज के बारे में सोचना है। मध्य नाइट्रोजन यह 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसीलिए यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो इसकी वैलेंसी 5 माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो इसे साझा कर रही है, ठीक है। तो नाइट्रोजन वास्तव में कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है? उनमें से केवल 4 से। तो हमारे पास 5 माइनस 4 होगा। तो इस विशेष नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज +1 होगा। मध्य नाइट्रोजन का जो है सकारात्मक चार्ज होगा। अब यदि आप इस नाइट्रोजन को यहाँ देखें तो 5 जो कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है, माइनस लोन पेयर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4
और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 2 से विभाजित होने वाले जोड़े में है, जो कि 2 होगा। तो यह कुल होगा -1। इसीलिए अन्य नाइट्रोजन का वास्तव में -1 का चार्ज है। तो आपके पास यहाँ वास्तव में क्या है कि सोडियम अजाइड में यह विशेष रूप से लुईस संरचना ठीक है, जबकि दोनों अजाइड समूह के बाहर नाइट्रोजन का नकारात्मक चार्ज किया जाता है। आंतरिक नाइट्रोजन को सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है। और अगर आप वास्तव में अणु के बारे में सोचते हैं तो आपके पास सोडियम और अजाइड के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं जो BH3 का है। तो वास्तव में यह बहुत सरल है, क्योंकि बोरोन की सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से 3 हाइड्रोजन, यह 6 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाता है। तो अब हम बोरोन के रूप में केंद्रीय परमाणु डालते हैं। यह 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाने जा रहा है, इसीलिए अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम अपने 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में सोचें कि क्या इस अणु के प्रत्येक परमाणु में ऑक्टेट पूरा हो गया है। इसका जवाब है नहीं। बोरोन के यहाँ केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए 3 BH बॉन्ड बने हैं। यहाँ बोरोन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए जब यह विशेष अणु रासायनिक प्रतिक्रियाओं में प्रतिक्रिया करता है तो वास्तव में आप क्या देखते हैं, BH3 ऐसा है कि बोरोन अन्य अणुओं से इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, या कह सकते हैं कि बोरोन वास्तव में लुईस एसिड के रूप में कार्य करता है। तो यह भी कुछ है जो आपने पहले सीखा होगा, लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड एक अणु है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को स्वीकार करता है और इस तरह कि उन्हें उस विशेष इलेक्ट्रॉन जोड़ी के लिए रिक्त स्थान स्वीकार किया जाना है। बोरोन यहाँ इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी को स्वीकार कर सकता है। और वास्तव में अगर हम BH3 और NH3 के बीच प्रतिक्रिया को देखें तो BH3 जो कि हमारा लुईस एसिड है और अमोनिया जो हमारा लुईस बेस है, इसीलिए यहाँ लुईस बेस अमोनिया को अपने इलेक्ट्रॉन को बोरोन की ओर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ एक रिक्ति है। बोरोन वास्तव में इसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो जो वृद्धि देता है वह नाइट्रोजन और बोरोन के बीच एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन वास्तव में नाइट्रोजन से आ रहे हैं और बोरोन बॉन्ड की ओर किसी भी इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं करता है। तो आपके पास क्या है, क्या यह विशेष यौगिक है जो एक लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स है जो बनता है। जब हम एसिड और बेस के अध्याय पर जाते हैं तो हम लुईस एसिड और बेस पर नजर रखने वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा कि लुईस संरचना के लिए एक उदाहरण शामिल करना अच्छा होगा, जिसमें केंद्रीय परमाणु वास्तव में इलेक्ट्रॉन की आवश्यक संख्या ऑक्टेट से कम है। ठीक है, आइए अब हम अंतिम उदाहरण लेते हैं जो कि है C3H6O। जब भी हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड होता है तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जोड़े की संख्या ज्ञात करते हैं जो हमारे पास है। ऐसा करने के लिए हम पहले सिस्टम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करते हैं। तो कार्बन के लिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और मेरे पास इनमें से 3 कार्बन प्लस हाइड्रोजन हैं। हमारे पास 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन है। तो आपके पास यहाँ क्या है, 12 प्लस 6 प्लस 6 जो कि 24 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि आप 24 इलेक्ट्रॉन की गणना करते हैं तो आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं। तो हमारे पास इसके चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं। ठीक है, अब यदि इसके बारे में आप सोचते हैं तो हम एक कंकाल बनाते हैं, जैसे कि 3 कार्बन एक पंक्ति में एक तरह से हैं। ठीक है, और आप 6 हाइड्रोजन बना सकते हैं, जैसे कि वे यहाँ एक बॉन्ड बना रहे हैं, मध्यम कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। यदि आप वास्तव में इस कंकाल की संरचना को देखते हैं तो हमने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9
9 इलेक्ट्रॉन जोड़ों को सही से रखा है। तो यदि आप वास्तव में देखते हैं तो हमने 9 इलेक्ट्रॉन जोड़ों का ध्यान रखा है और अभी भी हमारे पास डालने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं और उन 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ों को वास्तव में कार्बन ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर के बीच एक डबल बॉन्ड के रूप में बनाना है। यह वास्तव में प्रत्येक तत्व के लिए ऑक्टेट नियम का ख्याल रखता है। यह हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन जोड़े को भी पूरा करता है। लेकिन याद रखें कि यह एकमात्र संरचना नहीं है जो संभव है। हम एक और संरचना तैयार करते हैं जो वास्तव में नियमों को पूरा करेगी। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन 2 को 2 के बीच में भी रख सकता हूं। यह भी एक मान्य लुईस संरचना है क्योंकि अभी भी परमाणु का ऑक्टेट पूरा है और सभी परमाणु के लिए वैलेंसी सही है। यह एक वैध संरचना है। तो हम और अधिक लुईस संरचना लिख सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन रिंग बनाता है। तो बहुत सारे संभावित तरीके हैं जिनसे आप वास्तव में इस अणु और इसकी संरचना को बना सकते हैं। इसका कारण यह है कि इन सभी संभावनाओं पर क्यों जाना चाहता हूं। जब आप लुईस संरचनाओं को देख रहे हैं तो आप एक ऐसे समाधान तक पहुंच सकते हैं जो बहुत तार्किक लगता है, जो सभी मानदंडों को फिट करता है और वास्तव में यह एक सही जवाब हो सकता है। आप सभी की जरूरत है तो आपका जवाब सही है या गलत है कि सभी इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी पहचान करने के क्रम में जांच करने के लिए जोड़े को संतुष्ट परिसर में सभी परमाणुओं ने ऑक्टेट नियम को पूरा किया है और साथ ही आपने उन औपचारिक शुल्क पर भी ध्यान देना है जो अणु में हो सकते हैं। आप वास्तव में कई संभावित समाधानों तक पहुंच सकते हैं और उनमें से प्रत्येक सही होगा। अब यह पता लगाने के लिए कि इन सभी में से कौन सा सही अणु है, मुझे कुछ रासायनिक परीक्षण करने पड़ सकते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए यदि यह कीटोन है तो एसीटोन की तरह जो यहाँ दिखाया गया है यह कीटोन की प्रतिक्रिया को देगा, या यदि यह एक शराब है, अल्कोहल है जिसे हमने दूसरी बार में बनाया है तो यह अल्कोहल की प्रतिक्रियाएं करेगा। यदि यह एक इपॉक्साइड है तो यह एपॉक्साइड की प्रतिक्रिया करेगा। तो बस आणविक सूत्र के आधार पर आप अभी भी कई संभावित परिणामों तक पहुंच सकते हैं और आपको पहचानने के लिए रासायनिक परीक्षण करना होगा कि कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, तो यह पहला सप्ताह था। हम अगले सप्ताह हमारे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के साथ मिलेंगे जो कि एल्केन्स की रसायन विज्ञान है।